लेकिन उसमें भी अगर कोई नहीं जलता है तो शरीर का कौन सा हिस्सा, ये 20 नाखून नहीं जलते और 32 दांत नहीं जलते, चाहे अग्नि कितनी क्यों ना हो। जहां सोने को पिघाला जा सकता है वहां पर भी नाखूनों को और दांतों को पिघाला नहीं जा सकता। तो जलने के बाद में वहां से कौए वगैरह कोई उस दांत को लेकर के इधर उधर ना डाल दे, इसलिए हमारे लोगों ने परंपरा बनाई कि इनको चुन करके फिर किसी बहती नदी में डाल दो, ताकि बहती नदी में पानी के साथ घिस घिस करके वो खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार का ये नख है। नख का मतलब होता है मूल। तुम्हारा मूल है चौहान, तुम्हारा मूल है वाघेला, तुम्हारा मूल है राठौड़, तुम्हारा मूल है भाटी, तुम्हारा वो मूल है सोलंकी। ये मूल है जिसे हम गए भूल, जिसे हम गए भूल। मूल को तो गए भूल। अब रही बात इस मूल के अंदर, जब हम भूल गए तो हमारी रिश्तेदारी कैसे हो, हमारा नाता कैसे हो। इसलिए हमारे पुरखों ने गोत्र का निर्माण किया। गोत्र का निर्माण किया। उस गोत्र में आप किसी भी जाति में जाकर के देखेंगे तो वो जो गोत्र है वो अलग अलग उनके काम और उसके आधार पर है। हमारी गोत्र जो है वो 99% गोत्र जो है प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है, प्रकृति के साथ। या फिर अगर गोत्र है तो वो कोई गांव के नाम पर, किसी जगह विशेष के नाम पर, किसी वनस्पति के नाम पर, किसी पहाड़ के नाम पर। मैं गांधीधाम गुजरात में गया, सचिवालय में एक बड़े अधिकारी के ऑफिस के बाहर नेम प्लेट लगी हुई थी वरसाद। उसका सरनेम, उसका गोत्र या जो था सरनेम था वो वरसाद था। मैं उसके चैम्बर में गया और मैंने उससे पूछा, मैं कहा वरसाद साहब? बोला हाँ मैं वरसाद। तो मैंने कहा मैं मे। आप बरसात तो मैं में, और मे में और बरसात में कोई फर्क नहीं है। ये जो मेरा महीना सरनेम है इसमें मूल में मे है, न तो मैंने अपनी मर्जी से लगा दिया था बचपन में। और मे आपके यहाँ पर ज्यादा दूर नहीं है। कौन सा गांव? सुराना। ये मेयों का गढ़ बताया जाता है। तो वरसाद, गुजरात में उसको वरसाद कहा जाता है, इधर मे कहा जाता है। यानी एक ही गोत्र के लोग हैं। ये हमारी वनस्पति और प्रकृति उसके आधार पर बनी हुई गोत्र होती है। तो साथियों, ये जो जातियां निर्माण करने वाले लोग हैं, तो मूल और गोत्र को समझने के बाद में हम जाति को समझते हैं। जातियों का निर्माण इसलिए किया कि हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा टुकड़ों में बांटना था, विभाजित करना था, क्योंकि ये इकट्ठा होकर कहीं हम 3% लोगों से लड़ना ले। इसलिए उन्होंने हमारी जो जाति बनाई वो काम के आधार पर बनाई। जो कपड़े की सिलाई करेगा वो दर्जी होगा, जो कपड़े की बुनाई करेगा वो बुनकर होगा, और जो कपड़े की धुलाई करेगा वो धोबी होगा। जो चमड़ा उतारेगा वो हरिजन होगा, मेघवाल होगा, भंगी होगा। जो चमड़े का रंग करेगा उसको रेगर कहा जाएगा, जटिया कहा, जट उतारने वाले को जटिया कहा जाएगा। और फिर उसका रंगे हुए चमड़े का सामान बनाकर बेचने वाले को मोची या जीनगर कहा जाएगा। ये काम साला एक ही है, लेकिन काम के आधार पर अलग अलग जाति दे दी गई। ठीक वैसे ही बाल काटने वाले को नाई कह दिया, कुंभ यानी घड़ा बनाने वाले को कुम्हार कह दिया, सोने का काम करने वाले को सुनार कह दिया, तो लोहे का काम करने वाले को लोहार कह दिया। इस तरीके से उन्होंने हमें काम के आधार पर बांटा और बांट करके हमें जातियों में जकड़ दिया। और उन जातियों को जो शुरुआत में 12 जाति थी, वो उन जातियों को आखिर में उन्होंने 6743 जातियों में विभाजित कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। आज अगर हम लोग विश्व आदिवासी दिवस की बात करें तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ भीलों को मनाने की आवश्यकता नहीं, पूरे देश के अंदर इसे मनाया जाना चाहिए। और हर जाति को मैं आने वाले समय में, पिछली बार मैंने एक संदेश दिया था कि एक ही दिन 9 तारीख को हम सभी जगह नहीं पहुंच पाते, हमारी समस्या रहती है, समय की समस्या रहती है और लोग भी सब इकट्ठा नहीं हो पाते। इसलिए हमने कहा कि अगले साल से हम पखवाड़ा मनाएंगे। तो साथियों, इस बार 1 अगस्त से कार्यक्रम शुरू हुए थे और अभी 21 अगस्त तक तो चालू है, कंटिन्यू 21 अगस्त तक। अगले साल पूरा अगस्त चलेंगे और उससे आगे 365 दिन चलेंगे। 365 दिन हम इस देश के मालिक हैं, 365 दिन हमारे हैं। जब मर्जी जहां पर लगाएंगे आदिवासी इंडिजिनियस पीपल डे के रूप में मनाएंगे और लोगों को जानकारी और ज्ञान देंगे। लेकिन साथियों, एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा
कि जमाना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से आज हमारे समाज में ऐसा मंच लगाने वाले लोग, ऐसे माइक लगाने वाले लोग, माइक पर बोलने और संचालन करने वाले लोग, ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले लोग और यहाँ मंचों पर दहाड़ने वाले जो लोग हुए हैं, वे लोग तीर कमान की बदौलत नहीं हुए हैं, वे किसी लंगोट या पत्तों से ढक करके नहीं। उन्होंने भारतीय संविधान से शिक्षा प्राप्त की है। शिक्षा प्राप्त की इसलिए आज आपके सामने वो यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं और आप लोगों को भी जो है गौरवान्वित कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, हम लोगों को समय के साथ चलना पड़ेगा। समय के साथ अगर हम नहीं चले तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। आज बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने हमें सब कुछ दिया। हाँ, मैं जानता हूं कि मैं उस वर्ग से हूं जो जंगलों में छुप करके रहता था, जहां पर उसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता था, बदन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता था, तो वो मजबूरी में पेड़ों की छाल और पत्तों से अपने बदन को ढकता था। ये उस समय की लाचारी थी, मजबूरी थी। या फिर गांवों में रहने वाले हमारे लोगों को अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, बढ़िया साफा पहनने का अधिकार नहीं था और अच्छे जूते पहनने का भी अधिकार नहीं था। गहने सोने चांदी तो भूल जाओ, बात ही नहीं थी। अगर वो नहीं था, इसलिए हमारे लोग नंगे बदन घूमते थे। इसलिए हमारे लोग, जब साफा पहनने का अधिकार नहीं था, तब वो गमछा बांधते थे, तब वो इस प्रकार का लंगोट जो लीरी पे शरीर तन पे माथे पे बांधते थे। अरे आज बाबा साहब अंबेडकर ने हमें टाई कोट सूट शेरवानी, घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार, लिखने पढ़ने का अधिकार, कलेक्टर मंत्री एमएलए एमपी बनने का अधिकार दे दिया। अब हम लंगोटी की तरफ क्यों जा रहे हैं, ये बात थोड़ी मेरे भी समझ में नहीं आ रही। अगर हम लंगोटी की तरफ जा रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैंने तुम्हें कपड़ा पहनने का अधिकार दिया, मैंने तुम्हें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, मैंने तुम्हें खेत खलियान और जमीन रखने का अधिकार दिया, मैंने तुम्हें सोने चांदी के गहने बनवाने पहनने का अधिकार दिया, मैंने आपको मंथली तनख्वाह लेने का अधिकार दिया, मैंने आपको डेली हाजिरी में 500 और 1000 रुपए डेली लेने का अधिकार दिया। अब तुम नंगे और भूखे की तरह इस तरीके से भेष बनाकर आते हो, तो बाबा साहब अगर कहीं से देख रहे होंगे तो उनको दुख होता होगा कि ये लोग पता नहीं कहां जाना चाहते हैं। मैं अपनी संस्कृति को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। आपकी संस्कृति आपकी कोई कपड़ों में नहीं छपी हुई है, आपकी संस्कृति कोई आपके तीर कमान में नहीं छुपी हुई है। ये तो हमारा उस समय का हथियार था। आज तो AK-56 आ गया, 47 आ गया, आज तो पता नहीं क्या क्या आ गया, आज तो मोबाइल वेपन आ गया, मोबाइल के माध्यम से भी आदमी को मारा जा रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमको आज फिर तीर कमान की जरूरत पड़ी? तीर कमान हमारे लोगों का उस समय का हथियार था, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसका हमें गौरव महसूस करना चाहिए। मगर आज के जमाने में अगर हम तीर कमान लेकर निकलेंगे तो कोई लड़ाई हम जीत नहीं पाएंगे, ना तो कोई शारीरिक लड़ाई जीत पाएंगे, ना कोई मानसिक या बौद्धिक लड़ाई जीत पाएंगे। इसलिए हमें तीर कमान को अपने घर में रख करके अपना सम्मान करना चाहिए। उसके लिए मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन आपके घर के अंदर हर व्यक्ति के जिसके जितने घर में मेंबर हैं, उनकी जेब में एक पेन जरूर होना चाहिए। ये आज का धनुष है, आज का तीर है, आज की तलवार है, ये आज का AK-56 और 47 है। बाबा साहब अंबेडकर ने न तो किसी को गाली दी, न किसी को बुरा भला कहा, न किसी से लड़ाई झगड़ा किया, न कभी एक कतरा खून बहाया, न एक दिन भी जेल गए और भारत की 2500 सालों की व्यवस्था को बदल दिया। किस आधार पे बदला? किस आधार पे बदला? उन्होंने एक खून का कतरा नहीं बहाने दिया, लेकिन स्याही समंदर जितनी बहा दी। स्याही जो है वो समंदर जितनी बहा दी। बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा साहित्य लिखने वाला आज दिन तक इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। बाबा साहब अंबेडकर से